Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी। पेपर 2 है फरवरी का 2016। तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इसको टेस्ट की तरह लीजिएगा क्योंकि अब एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं कि आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके रखेंगे। और सभी गुड आफ्टरनून भाई, सभी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुको फटाफट से, मैं करती हूँ इसको कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बैक टू बैक क्लासेस आज चल रही हैं 12 बजे से ही। स्पेशल क्लास जिन्होंने ज्वाइन ना की वो देख लेना, वो वाली बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कुछ हमने किए हैं सीडीपी के उसमें। बाकी अभी 5 बजे भी है। क्या हो रहा है ये, मतलब मुझे लग रहा है आज नोटिफिकेशन नहीं गया या तो कुछ प्रॉब्लम है इसमें। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। पहले अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चंस बिल्कुल इन वन गो फटाफट से सॉल्व करेंगे विद इन 30 मिनट्स। देखिए, Which one of the following Which one of the following is a good example of scaffolding, यानी मचान का एक अच्छा उदाहरण। स्कैफोल्डिंग जिसकी बात वाइगॉस्की करते हैं, बताइए एक बार स्कैफोल्डिंग का एक बेहतर एग्जाम्पल बता दीजिए। फटाफट से आंसर कीजिए। फर्स्ट का सी कह रहे हैं आप लोग, यानी प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ये बात बिल्कुल सही है कि आप आधा सॉल्व्ड अगर एग्जाम्पल प्रोवाइड करा पाते हैं तो ये एक बेहतरीन बात होगी। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों को हेल्प भी मिल जाएगी और कंप्लीट हेल्प नहीं है, ये टेम्परेरी हेल्प है। कैसी हेल्प है ये? टेम्परेरी हेल्प है। बेसिक सी बात हो गई, इतनी बात हम सभी को समझ में आती है। ऐसा नहीं है सिर्फ बता दो कि करते रहो, रिवॉर्ड दे देना या घर नहीं जा सकती ये तो पनिशमेंट हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, योर क्लास हैज लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, टू असेस देम यू वुड गिव देम। भाई अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स वाले बच्चे हैं। मेन कैटेगरी जो है वो लर्निंग स्टाइल की विजुअल, जो देख करके सीखने वाले लोग, 60% लोग विजुअल में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऑडिटरी लर्नर्स हैं कुछ 30% या 35% के करीब, और 5% हैं काइंस्थेटिक जिनको करके सीखना होता है। बताइए एक बार। तो वैरायटी ऑफ टास्क देंगे आप, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के हैं, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सबको सेम चीज देंगे कि सेम टेस्ट पे परफॉर्म करो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दे देंगे, लेबल तो आपको करना ही नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नाउ डेज देर इज अ टेंडेंसी टू रेफर टू रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन एज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। भाई आजकल जो है ये एक टेंडेंसी बन गई है रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को, बच्चों के रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को क्या कहने की, गलत वैकल्पिक अवधारणाएं कहने की। मतलब बच्चों को लगता है कि भाई मैं चलता हूँ ट्रेन में तो ट्रेन भी मेरे साथ, मतलब पेड़ भी मेरे साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है। ये बात आप जानते हैं कि ये सही नहीं है कि पेड़ साथ में चलते हैं ट्रेन के, बट ये बच्चे की वैकल्पिक धारणा है। इसको रॉन्ग की जगह हम वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेटिव कहते हैं कि ये भी सोचने का एक तरीका हो सकता है। बेशक ये लॉजिकल ना हो, गलत हो, लेकिन बच्चे ने सोचा तो सही। तो इसको हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये नहीं कि बच्चे जो हैं पैसिव हैं। पैसिव कभी नहीं है। पैसिव होते तो फिर वो बता ही नहीं पाते इतना। रिकॉग्निशन दैट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी उन जो बच्चे हैं वो सोचने की क्षमता रखते हैं और उनकी जो सोच है वो बड़ों से डिफरेंट हो सकती है। काइंड में, प्रकार में अलग है ना ये। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। फैंसी टर्म नहीं है कोई भी, और ऐसा नहीं है कि बड़ों की तरह नहीं सोच सकते या सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम। मिडिल स्कूल क्लासरूम, एलिमेंट्री क्लासरूम में कौन सा एक ऑप्शन एक टीचर के रोल को सबसे अच्छे से बता पाएगा? साफ नहीं दिख रहा, अपनी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लो, है ना। बिल्कुल क्लियर दिखेगा यहां से, एकदम क्लियर हैं चीजें, कोई भी समस्या यहां से तो नहीं ही है। बताओ फटाफट से, आंसर करो बहुत तेजी के साथ, जल्दी आंसर करो। फर्स्ट का सी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशंस। बिल्कुल, जहां बच्चा एक्टिव है वो रोल सबसे बेहतर है। डिस्करेज नहीं करते, सिर्फ पावर पॉइंट से लेक्चर दे देंगे, उससे बेहतर है बच्चा डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, है ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए उनको पीछे पड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट। मोटिवेशन और लर्निंग के विषय में कौन सा एक कथन सत्य है? ये बात हम जानते हैं, किसने कहा था? व्यक्ति का नाम है स्किनर, BF स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, जो कहते हैं कि मोटिवेशन क्या है, एक नेशनल हाईवे है लर्निंग के लिए। मतलब जैसे नेशनल हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत तेज दौड़ती है, उसी तरीके से आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत तेज दौड़ेगी यदि आप मोटिवेटेड हैं तो। बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे।
सी बी मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं आप लोग। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बिल्कुल, आंतरिक अभिप्रेरणा का होना जरूरी है। ये अगर बाहरी होगी तो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, और बच्चों को आपको हमेशा रिवॉर्ड वगैरह से ही, एक्सटर्नल रिवॉर्ड से आपको चलाना पड़ेगा, जो अच्छी बात नहीं मानी जाती। कोई रोल ही प्ले नहीं करती, ये तो बेकार की बात हुई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। लर्निंग के विषय में कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये हमसे पूछा है। लर्निंग के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमसे पूछा है। फटाफट से बताइए। निकिता कह रही है क्वालिटी ठीक है, बहुत बढ़िया। लर्निंग क्या है? पैसिव है, पैसिव नहीं हो सकती कभी भी। बच्चे को एक्टिव, लर्निंग को एक्टिव मानना है। लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। ऐसा कैसे हो सकता है? ये डिपेंड करती है बच्चे की ओल्ड नॉलेज पे, यानी उसके पूर्व ज्ञान पर। लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। सिर्फ एक्विजिशन ऑफ स्किल्स नहीं है, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। जब आप ग्रुप में सिखाते हैं बच्चे को, एक दूसरे के साथ सिखाते हैं, मौका देते हैं एक दूसरे से जुड़ने का, तब लर्निंग बेहतर होती है। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ये एक विशेषता है अधिगम की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। यानी इनमें से कौन सी एक एक्टिविटी महत्वपूर्ण है बच्चों के सीखने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन में बड़ा डाउट चल रहा है, वो मेरी नजर पड़ी थी अभी, कोई बता रहा था स्पेशल क्लास में, मैं डिस्कस करूंगी किसी दिन। वो एक क्वेश्चन था ना, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन वाला, तो उसमें मैंने आंसर गिफ्टेडनेस बताया था, है ना। वो आंसर गलत नहीं है, बट जो टेक्निकली या मे बी उठा लिया हो ऑफिशियल आंसर की नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो एक बार मैं उसको देख करके डिस्कस कर लूंगी आप लोगों के साथ। बिना वजह परेशान मत हुआ करो, इस पर डिस्कशन कर लेंगे किसी दिन, मैं बात करूंगी, है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग भी उसका आंसर हो सकता है, गिफ्टेडनेस भी। डाइवर्जेंट थिंकिंग को डायरेक्ट जेपी गिलफर्ड ने जोड़ दिया है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली जा सकते हैं उसके पास, बट गिफ्टेडनेस में ही आती हैं ये तीनों चीजें, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, टैलेंट हो और हाई आईक्यू हो, ठीक है। खैर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन, और बेकार में टीचर्स को कंपेयर मत करते फिरा करो, कोई पॉइंट नहीं होता उसका। सेम टीचर की कोई और क्वेश्चन मेरे पास गलत आता है, आप किसी और के पास कुछ भेजते हैं, तो ये 1-8% की गुंजाइश सब जगह होती है। और क्योंकि फैक्ट्स नहीं है ना, मैथ्स नहीं है कि आप 2+2 4 बता देंगे। गिफ्टेडनेस गलत नहीं है, क्रिएटिविटी गलत नहीं है, डाइवर्जेंट थिंकिंग गलत नहीं है। देखिए एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू डायलॉग। बच्चे को आप संवाद में लाइए, उससे बातचीत कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तब वो आपको अपना बता पाएगा कि वो कैसे सीखता है, और आप उसको अपना बता पाएंगे, ठीक है बात। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, फटाफट से पढ़ के बता दीजिए, जल्दी बताइए, फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल, मैंने अभी इवेंट लगाया था, आज तो नोटिफिकेशन भी नहीं गया होगा। जिया, उसमें क्रिएटिव का ऑप्शन ही नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग उसका आंसर सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और गिफ्टेड भी सही हो सकता है, दोनों आंसर सही हो सकते हैं, बट डाइवर्जेंट के साथ इसलिए चले जाएंगे क्योंकि जेपी गिलफर्ड ने डायरेक्ट कहा हुआ है। बिल्कुल अंगिनी, वो कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जो बहुत सच में कोई मिस्टेक है। अगर बोर्ड उसका आंसर गिफ्टेडनेस दे दे, आपको मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो एक बार, डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं रेट में, स्टेजेस अलग नहीं होती, बट रेट डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है आपने जल्दी बोलना सीख लिया हो, जल्दी आपको ज्यादा शब्द आ गए हो आपके भाई बहन की अपेक्षा, तो रेट आगे पीछे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाते, डेवलपमेंट का जो ऐसे नहीं चलता, ऊपर नीचे चलता रहता है, स्पाइरल होता है, ठीक। बर्थ से एडोलेसेंस सीधा जाएगा फिर वापस आएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। ये बंद नहीं होता जन्म से मृत्यु तक, मतलब सॉरी, जन्म से भी पहले से, प्रेगनेंसी से। मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम, मिडिल चाइल्डहुड जो है वो कौन सा पीरियड है, बताइए एक बार। कराएंगे मैथ्स पेडागोजी का कुछ सेक्शन कराएंगे, जितना मैंने आपसे कहा हुआ है। आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी बताओ जल्दी। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11 वर्ष, आप इसको लेटर चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, 6 से 11 वर्ष लेटर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गई बात, कोई समस्या परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ समस्याएं बताओ, कुछ हो तो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय हिज जेनेटिक मेकअप। मतलब ये कहा गया है कि एनवायरमेंट का कोई रोल प्ले नहीं होता व्यक्ति के विकास में, सिर्फ और सिर्फ जीन्स का रोल प्ले होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? रिफ्रेश करके देखो जिनको ठीक से नहीं दिख रहा, और लाइक शेयर करके देखो, सही दिखेगा, ऐसे कृपा आएगी। बताओ एक बार, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सिर्फ
जेनेटिक मेकअप से थोड़ी डिसाइड होता है, सिर्फ जेनेटिक मेकअप से थोड़ी डिसाइड होगा, आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चाहिए। तो करेक्ट तो ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है, क्योंकि देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस। हाँ ठीक है, ये भी इनकरेक्ट सिंस एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट लिटिल, ये कहना गलत होगा। आंसर होगा ए ऑप्शन, कि बहुत सारी रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा अहम रोल है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा रोल है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसने छोटा कहा और सही तो ये बात है ही नहीं, तो बी और सी तो गलत हो ही गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच a human infant begins to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of the society। भाई ये जो है एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू ह्यूमन इन्फेंट, जो एक शैशवावस्था का बच्चा है, वो सीख जाता है क्या करना, फंक्शन करना सोसाइटी में एक एक्टिव मेंबर के रूप में। तो ये सोशलाइजेशन कहलाती है ऐसी प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जब आप स्किल्स सीख रहे हैं परफॉर्म करने की समाज के अंदर, ठीक है, सोशल स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हैं, सोशल स्किल्स को आप एक्वायर कर रहे हैं, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है? फटाफट से बताइए, जल्दी आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। जल्दी बताइए, आंसर कीजिए, कीजिए आंसर। लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज को महत्वपूर्ण नहीं माना, ईगोसेंट्रिक स्पीच को भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा महत्व दिया नहीं है, रीइंफोर्समेंट की बात ही नहीं करते, इमिटेशन की भी नहीं करते, बेंड्यूरा करते हैं इमिटेशन की बात, वो एक्टिविटी की बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड के साथ, सोसाइटी नहीं कहा है इन्होंने, जो भी उसके आसपास का एनवायरमेंट है उसके साथ। कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, भाई वो संज्ञानात्मक क्षमता जो प्री ऑपरेशनल पीरियड में आ जाती है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 2 से 7 वर्ष की अवस्था हम इसको कह सकते हैं। कौन सी एक संज्ञानात्मक क्षमता है जो इस एज में आ जाएगी बच्चे के अंदर? फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर करो, क्या क्या लिखते रहते हो पता नहीं, पढ़ भी नहीं पाती हूँ आजकल। आई फील पॉजिटिव व्हेन आई सी योर क्लास, शामली कह रही हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मैडम आधे से ज़्यादा टाइम तो यही सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या कमेंट करूँ कि हिमांशी मेरा कमेंट ले। काजल दहिया, ये बाय चांस होता है, कमेंट पे निर्भर नहीं करता, कई बार बिल्कुल बेवजह का कमेंट भी पढ़ लिया जाता है और वजह का भी नहीं पढ़ पाती हूँ, बट आज आपका नाम ले लिया है काजल। बताइए, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, ना तो एब्स्ट्रैक्ट आएगा क्योंकि ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, हाइपोथेटिको भी फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सेंसरी मोटर में ही आ जाता है, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, ये जो ईगो सेंट्रिसिज्म है ना, ये धीरे धीरे प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंत तक खत्म होने लगता है और बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेना शुरू कर देता है। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी, अगर कोई आपको सी ऑप्शन कहे तो वो आपका मूर्ख बनाने का प्रयास है या फिर अज्ञानता है। डी ऑप्शन हुआ इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी इनमें से कौन सा एक जो पेयर है वो सही है? बताइए। पहला ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज गुड और बैड। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में फिजिकल सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंस नहीं, फिजिकल कॉन्सिक्वेंस तो पहली स्टेज में ही मैटर करेगा। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस लॉज आर नॉट फिक्स्ड, नहीं बिल्कुल फिक्स होते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में क्या होता है, कोई भी अच्छा बनकर स्वीकृति पाना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी तारीफ करो। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, एथिकल प्रिंसिपल्स आर सेल्फ चोजन, नहीं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आएंगे 5th में या 6th स्टेज में, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल में। गुड बॉय गुड गर्ल में क्या होता है, तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित फील करेंगे, क्यों? क्योंकि तुमने अच्छी पढ़ाई की है, तुम अच्छे नागरिक हो, तुम ऑनेस्ट हो, ये सारी बातें गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन 3rd स्टेज में आती हैं। किसी ने किसी किताब में कुछ पढ़ लिया था और कमेंट कर दिया कि नहीं ये नहीं होगा, इसका आंसर सिंपल आंसर है, ये फैक्चुअल है, इसमें कोई परिवर्तन मैं नहीं कर सकती ना कोई और कर सकता है। तो गलत गलत सीख के परेशान मत हुआ करो, लड़ने मत आ जाए करो। और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच जो लगभग 5 वर्ष तक आपकी रहती है, बताओ एक बार। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच
बताइए, प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट बता दीजिए आप मुझे, फटाफट से बताइए। प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट आंसर कीजिए। शोज दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड, ऐसा हो सकता है क्या? बच्चे खुद को दिशा देते हैं, गाइड करते हैं अपने एक्शंस को, ये बात सही है। लव देमसेल्व्स, ईगोसेंट्रिक हैं, ये बात प्याजे कहते हैं, वाइगॉस्की नहीं। और प्राइवेट स्पीच की बात वाइगॉस्की ही करते हैं कि बच्चा खुद को डायरेक्शन देता है बोल बोल के, बातें करके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, लर्निंग को आप सेपरेट नहीं कर सकते किस एक चीज से, ये पूछा है हमसे। बताइए फटाफट से, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रेपरेशन एंड अटेंशनल प्रोसेस, लर्निंग रीइंफोर्समेंट से, मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर। सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते आप लर्निंग को, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ये बिल्कुल फीचर है लर्निंग का कि आप लोगों में, ग्रुप में, डिस्कशन में एक्टिविटी करके लर्निंग सीखते हैं, समाज में लर्निंग होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम लर्निंग को अलग नहीं कर सकते इसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, ये बात निश्चित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंटेल्स दैट द क्लासरूम इज, यानी प्रगतिशील कक्षा जो है, शिक्षा जो है, वो किस बात में विश्वास रखती है, ये हमसे पूछा है। फटाफट से आंसर कीजिए अभी के अभी, जल्दी आंसर कीजिए। भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चे को सेंटर में रखेगी, जहां बच्चा सबके साथ घुल मिल के ग्रुप में सीख रहा होगा उसको सही करेगी। डेमोक्रेटिक है टीचिंग लर्निंग, ये बात कहेगी, जहां बच्चे को मौका दिया जाए अपनी समझ को बनाने का। ऐसा नहीं है कि जहां बच्चे कंट्रोल में हो या फिर अथॉरिटेरियन कंट्रोल करने वाला टीचर हो, एब्सेंट ही हो टीचर, ये सब बेकार की बातें। आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति के अंदर क्या गुण पाए जाएंगे जिसमें भाषाई बुद्धि होगी। गार्डनर के अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी जिनको जिन जिन लोगों की भाषा पे पकड़ होती है, चाहे वो उसको प्रोड्यूस करने में, लिखने में, समझने में। अब ऐसे व्यक्ति क्या होगा जो रीजनिंग को हैंडल कर सके। रीजनिंग और लैंग्वेज दो डिफरेंट चीजें हैं। सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये हम कह सकते हैं। सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। फिर है द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस अमॉन्ग अदर्स, ऐसा नहीं है। भाषा के प्रति संवेदनशीलता, भाषा के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, कहाँ क्या बोलना है इसके प्रति संवेदनशीलता और समझ को हम भाषक बुद्धि कहेंगे, जो एक पोइट में, एक राइटर में और बहुत सारे ऐसे लोगों में मिल सकती है, जो भाषा से संबंधित, ट्रांसलेटर, कंटेंट राइटर, इन सब में पाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लैंग्वेज हैज डैश थॉट प्रोसेस, भाषा विचार प्रक्रिया पर क्या करती है या कैसे संबंधित है भाषा विचार प्रक्रिया से। डिटरमाइन नहीं करती है, निर्धारित नहीं करती, या फिर इन्फ्लुएंस ही नहीं है। टोटली गवर्न करती है या सिर्फ इन्फ्लुएंस है। हम टोटली गवर्न नहीं कह सकते, हम कहेंगे प्रभावित करती है। जो भाषा है वो विचार को प्रभावित करती है, ये बात हम कह सकते हैं, और ली वोर्फ भी ये बात कहते हैं। फिर है अ टेक्स्ट बुक, और इसी बात को लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8, एक कक्षा 8 की किताब है, हैज फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस, जिसमें लिखा है विमेन एज टीचर्स, महिलाएं क्या हैं, शिक्षिका के रूप में और घर में काम करने वाले के रूप में, और डॉक्टर्स और पायलट्स के रूप में पुरुष का रोल है। तो ये जो डेपिक्शन है, ये किस चीज को प्रमोट करता है, ये जो चित्रण है ये किस चीज को बढ़ावा देता है? ये बढ़ावा देता है स्टीरियोटाइपिंग को, कि भाई महिलाओं को तो टीचर या घर में काम करना ही होना चाहिए, बाकी जितने भी एडवेंचरस काम है वो तो पुरुष ही करेंगे। तो ये लिंग रूढ़िबद्धता है कि आपने टाइप कर दिया बेवजह ही, आपने टाइप कर दिया किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को, जॉब्स को महिलाओं और पुरुषों के आधार पे बांट दिया, जबकि ये इंडिविजुअल एप्टीट्यूड की बात है। कर्णम मलेश्वरी 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं, और जरूरी नहीं है आपके घर के सारे पुरुष 130 किलोग्राम तक आराम से उठा लेते होंगे। तो डिफरेंट बात है ये। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एबिलिटी, जीन्स एंड मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सब चीजों का मिश्रण है। इसमें महिलाओं और पुरुष जैसा कोई खास अंतर है नहीं। ट्रेनिंग, सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए क्वेश्चन है, देयर आर वास्ट डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, बच्चों में अंतर होता है, उसके आधार पर एक टीचर को किन चीजों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बताइए किन चीजों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। किसकी एंगेजमेंट हो गई? कौन कह रहा है हैप्पी एंगेजमेंट डे? क्या मतलब, मुझे भी बता दो। है कुछ भी। मैं आज सुबह सुबह लाइसेंस बनवा के आई हूँ, मतलब टेस्ट दे के आई हूँ, इनका अलग ही चल रहा है। बताओ एक बार फटाफट से आंसर करो।
12 बजे से क्लास ले रही हूँ, इनका एंगेजमेंट चल रहा है, मुझे भी बता दिया करो। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एंड लर्निंग लेवल्स, ये बात सही है भाई, बच्चों में अंतर पाए जाएंगे और डाइवर्सिटी भी होगी। दोनों ही चीजों के प्रति टीचर को क्या रहना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए, यानी डी ऑप्शन। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी सिर्फ पेपर पेंसिल, कागज पेंसिल के थ्रू ही जब आप टेस्ट लेते हैं बच्चे का, तो इससे क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। इससे क्या होगा, असेसमेंट लिमिट हो जाएगा। आप बच्चे के सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष को तो देख पाएंगे, बाकी जो उसके पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, म्यूजिक में कितना अच्छा कर सकता है, इमोशनली कितना इंटेलिजेंट है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, ये कुछ नहीं देख रहे। आपने सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट पे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को देख लिया, दैट मीन्स ये असेसमेंट को लिमिट कर देगा, संकुचित कर देगा, सीमित कर देगा, बाकी पक्ष आप देख ही नहीं पाते क्योंकि आपने सिर्फ पेपर पेंसिल पे ही टेस्ट को लिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, A teacher has a hearing impaired child in her middle school class. It is important for her. एक टीचर है जिसकी कक्षा में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, जिसको सुनने में समस्या है, आपको क्या करना चाहिए बताइए, फटाफट से बताओ क्या करना चाहिए। हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड यदि आपकी कक्षा में है तो बताइए। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होगा, थोड़ा लाउड बोलेंगे, कुछ विजुअल्स उसको दिखाएंगे, आगे बिठा सकते हैं, है ना। काउंसलर क्या टॉक करेगा, आपको भी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी आती होगी या नहीं, हाँ, ऐसी जगह पे बिठा सकते हैं जहां से वो क्लियरली देख पाए शिक्षिका के या शिक्षक के फेशियल एक्सप्रेशन को, उसके लिपसिंग को, ताकि वो आइडिया लगा सके कि बोला क्या जा रहा है ना। पास में बिठाओगे, थोड़ा लाउड बोलोगे, क्लियरली लिखोगे बोर्ड पे, है ना, इससे क्या होगा, समझ में आएगा बच्चे को। भाई ऐसा थोड़ी बिल्कुल नहीं सुन सकता, जितना सुन सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको डांटोगे नहीं, सिर्फ बार बार उसी को पॉइंट आउट नहीं करते रहोगे, इससे बच्चे को अनकंफर्टेबल लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आ टीचर कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस। डिसएडवांटेज सेक्शन का मतलब है वंचित समूह, ऐसा समूह जो किसी भी रूप में पीछे रह गया हो। जब ऐसे समूह से बच्चा आएगा तो आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे उसके लिए, तो अलग थलग तो नहीं बिठाएंगे, सेपरेटली बिठाने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। इग्नोर नहीं कर सकते आप, बच्चे की जो बैकग्राउंड है उसको आपको एक रिसोर्स के रूप में यूज करना है। अडेप्ट करेंगे उसकी पेडागोजी को बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, ये बात तो सही लग रही है। फिर भी डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, टेलिंग अदर चिल्ड्रन टू ट्रीट द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड विद सिंपैथी, ये वर्ड खराब है, एम्पैथी शुड बी द राइट वर्ड। समानुभूति, सिंपैथी, अरे बेचारा बहुत गरीब है या ऐसी जाति से ऐसे समूह से आया है, ये सब बकवास बातें हैं, आपको एम्पैथी फील होनी चाहिए। अडेप्टिंग हर पेडागोजी टू द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड, सभी बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग अपनी पेडागोजी को अडेप्ट करेंगे। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों को, बच्चा भगवान है एग्जैक्टली हम कह सकते हैं। जल्दी बताओ, मॉडल रीडिंग जो टीचर करके दिखाए, आंसर करो। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी एक्टिव होते हैं, वाइज एंड मैच्योर होते हैं, कैन नॉट लर्न एनीथिंग या स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, बताइए एक बार। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, ये कह सकते हैं हम। कुछ हिस्सों में, मान लीजिए डिसलेक्सिया है तो सारे हिस्सों में नहीं, पढ़ने से संबंधित हिस्से में, उस एस्पेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम होगी, बाकी चीजें वो सीख पाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता इसका आईक्यू ही लो होगा, वाइज और मैच्योर ही होंगे या सीख ही नहीं सकते, कुछ एस्पेक्ट में। अभी जिन टीचर का आप वायरल वगैरह कर रहे हैं लोग और वो दिखा रहे हैं, उन्हीं का सेम क्वेश्चन उन्होंने ये बताया हुआ था कि फिजिकल दिक्कत है, तो इग्नोर दीज थिंग्स, कुछ नहीं होने वाला इनसे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, टीचर्स कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली, जो टीचर हैं वो बच्चों को कैसे एनकरेज करें क्रिएटिवली सोचने के लिए, यानी दिशाओं में सोचने के लिए, बताइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देके तो कोई दिशाओं में नहीं सोचता, यहां तो सिर्फ पहचानना होता है आंसर। डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने को कह सकते हो, याद करने से नहीं होगा, रिकॉल बेस्ड से नहीं होगा, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स अगर आप दोगे बच्चे को, डाइवर्जेंट थिंकिंग करने को दोगे, तो ऑब्वियस है कि उसको मौका मिलेगा सोचने का। Which one of the following philosophical perspectives needs to be followed to deal with children with special needs? स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कैसे आप डील करेंगे, ये आप बता दीजिए बहुत ही जल्दी से।
आज बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह उठ गई हूँ 9 बजे से पहले। $240 दिया है कर्नम मल्लेश्वरी, कहाँ दे दिया मैंने ऐसा? मैंने एनसीईआरटी का ही आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, और फिर भी चलो मैं एक बार एनसीईआरटी फिर से देख लूंगी, लेटेस्ट भी है ना। एनसीईआरटी लेटेस्ट 130 किलोग्राम है। देखो, दे हैव अ राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल, बिल्कुल सही बात है। यही कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन के उनको भी एक रेगुलर स्कूल में पढ़ाने का अधिकार है, सेग्रीगेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको एजुकेशन ही नहीं देंगे या सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग थोड़े से रिटार्डेड या जिनको ज्यादा समस्या है उनको दी जाती है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें बच्चा सेंटर में है, क्या करेंगे आप इसमें, बताइए फटाफट से। ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड्स यानी पारंपरिक तरीके, पारंपरिक नहीं प्रोग्रेसिव तरीके अपनाए जाते हैं। फिर है द टीचर्स ड्रॉ कंक्लूजन फॉर द टीचर्स लर्नर्स, नहीं बच्चा सेंटर में है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग टीचर नहीं जज करेगा। यूज मेथड्स इन विच टीचर मेन एक्टर है, टीचर के अकॉर्डिंग मेथड्स होंगे, नहीं बच्चे को जहां सेंटर में रखा जाएगा वो मेथड्स आप यूज करेंगे जहां बच्चे अपने आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, मतलब खुद से एक्टिव हैं, बच्चे सेंटर में हैं और टीचर कहीं उनको मदद या फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, यानी अधिगम के मध्य में है, सेंट्रल के मध्य में, मतलब सॉरी लर्निंग के मध्य में है, सेंटर में है। लर्निंग के मध्य में होता है मीनिंग मेकिंग, आप अर्थ निर्माण कर पाए, कुछ मीनिंगफुल सीख पाए, जीवन से रिलेटेड रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। सिर्फ नकल करना, कंडीशनिंग में सिर्फ हैबिट पढ़वा देना, हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, रोट लर्निंग पे कभी ध्यान नहीं देंगे। मीनिंग मेकिंग यानी आपने लाइफ से जोड़ दिया बच्चे के, तभी वो अर्थ का निर्माण कर पाएगा जब आप चीजें उसके जीवन से जोड़ पाते हैं। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय प्याजे एंड वाइगोस्की, एक रचनावादी कक्षा के अनुसार अधिगम क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम जो प्याजे और वाइगोस्की जिसकी वकालत करेंगे, जिसमें बच्चा एक्टिव है, जिसमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा, प्याजे और वाइगोस्की के अनुसार कौन सा एक ऑप्शन सही होगा कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग, जिसपे एनसीएफ बेस्ड है आपका, है ना। ऑफ सिर्फ रीइंफोर्समेंट की बात तो ये नहीं करते, ये एक्टिविटी की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जहां बच्चा मीनिंग मेकिंग करे, एक्सप्लोर करे, इंक्वायरी करे, कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। हाँ ठीक है, बच्चे एक्टिव हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो, है ना। डिक्टेटेड, टीचर डिक्टेटर नहीं है, सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो बॉन्डिंग है वो बिहेवियरिज्म करवाता है हैबिट फॉर्मेशन के लिए। कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे को एक्टिव रख के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने यानी ज्ञान का निर्माण करने की बात करता है, जिसमें बच्चे एक्टिव हों, तो बी ऑप्शन इसमें सही है, प्याजे वाइगोस्की दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है बात, आउट ऑफ 30 आपके कितने ठीक हो पाए वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक, 30 आउट ऑफ 30 कितने आए? अच्छा, वो जो क्वेश्चन है जिसपे बवाल मचाया हुआ है, उसका आंसर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा बेहतर इसलिए मान सकते हैं क्योंकि गिलफर्ड ने डायरेक्टली जोड़ दिया है। ठीक है, नहीं तो गिफ्टेडनेस अगर बोर्ड दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गिफ्टेडनेस में तीनों ही चीजें आ जाती हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो आपका जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल बच्चा जिसका आईक्यू 130 या 40 है, तो गिफ्टेडनेस तीनों को इंक्लूड करता है अपने अंदर। ठीक है बात, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को कह सकते हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है बात, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैंने किसी न किसी क्लास में कराया हुआ होगा। आप लोग बेकार में जो लोग परेशान हैं, सीरियस पढ़ाई करने वाले लोग, है ना। चलो ध्यान रखो, शाम को मिलते हैं 9:30, और आज बैक टू बैक क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा भागम भाग होने वाली है, ध्यान रखो। आंसर की मैंने उसकी नहीं देखी है, बट डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ सकते हैं, क्योंकि गिलफर्ड ने एग्जैक्टली लाइन में कहा हुआ है, वो चीज़ उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्लिक नहीं गई थी, नहीं हुई थी। चलो ध्यान रखो अपना, बाय बाय टाटा। 5 बजे भी स्पेशल क्लास भी है, ज्वाइन कर लेना, आज 12 बजे वाली तो मिस कर दी आप लोगों ने।